Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Bhavna Special Education. I am working as a assistant professor in the area of special education at Janardhan Rai Nagar Vidyapeeth deemed to be University Udaipur. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम का क्या अवधारणा है, इसके प्रकार क्या हैं और कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम क्या है, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं लर्निंग, जिसको हम लोग हिंदी में सीखना या अधिगम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। लर्निंग, अधिगम, सीखना, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे दिया गया है हिंदी में, अगर आप देखते हैं कि प्रतिदिन नए नए अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया, यानी कि जो भी हम लोग डेली नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, अनुभव होता है, उससे हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अगर हम लोग व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया कहते हैं तो ये परिवर्तन कैसे होता है, स्थायी होता है। आप लोगों को पूछा भी जाता है कि जो अधिगम से हमारे व्यवहार में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है कि नहीं होता है, तो यह स्थायी होता है। व्यवहार हमारे जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से होता है। इंग्लिश में अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लर्निंग है क्या है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली change in our behavior, change in our behavior। अब ये रिलेटिवली चेंज जो मैंने बोला है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ अ परमानेंट चेंज इन आर बिहेवियर। जो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं उससे हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज पाया जाता है। अभी आप जैसे देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है। इन नए नए अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और इस प्रकार नए अनुभव एकत्रित करना और इनसे व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया अधिगम है। तो अभी जो सीखना है ये क्या है, इट इज़ हम लोग कह सकते हैं व्यापक या फिर सतत या हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तृत है। और जो सतत है मतलब कॉन्टिन्यूस, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अधिगम से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आया, कुछ टाइम बाद नहीं आएगा। नो, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है ये कब से कब तक, वॉर्म टू टॉम। वॉर्म टू टॉम का मतलब होता है, वॉर्म होता है माँ की गर्भावस्था, और जो टॉम्ब होता है उसको बोलते हैं हम लोग कि मृत्यु टाइम तक। मतलब जब से माँ बच्चे का गर्भ धारण करती है तब से लर्निंग, सीखना शुरू हो जाता है और कब तक चलता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना कहाँ से सीख लिया था, माँ के वॉर्म से, माँ के गर्भ से ही सीख लिया था। इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि जब माँ का गर्भ धारण करती है तो उस टाइम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छा विचार लाने चाहिए या नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़े। तो ये इसीलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो गर्भावस्था से ही सीखना शुरू कर देता है, और कब तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है व्यक्ति की तब। लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बाद में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 8 टाइप्स के जो लर्निंग के प्रकार बताए गए हैं, और ये किसने दिए गए हैं, किसके द्वारा, रॉबर्ट मिल्स गैने पूरा नेम है इनका, जो एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 8 प्रकार के
जो लर्निंग है उसके प्रकारों को दिया गया है। ये जितने भी टाइप्स दिए गए हैं ये किस पे बेस्ड है, हम लोग कह सकते हैं कि इनको सीखने की शर्तों के अनुसार ही इनको क्या है, जाना जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट वन टाइप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि संकेत अधिगम दिया गया है। संकेत अधिगम को अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। फर्स्ट 3 जो हमारे टाइप्स है इसमें जैसे संकेत है, उद्दीपक है और श्रृंखला अधिगम है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि सबसे ईजीएस्ट है, आसान हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग के टाइप्स हैं। और जितने भी ये 8 टाइप्स हैं ये फर्स्ट वन से जैसे सीक्वेंस में दिया गया है, सबसे पहले अधिगम है, उद्दीपक है, श्रृंखला है, तो ये इसी आधार पर ही बने गए हैं। यानी कि इनके जो भी एक के बाद एक हम लोग कह सकते हैं कि सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी प्रकार से लर्निंग का हम लोग कह सकते हैं कि ईजीएस्ट वे में होती है। अब जैसे फर्स्ट वन मैंने बोला कि सिग्नल लर्निंग, तो जो सिग्नल लर्निंग का हम लोग कह सकते हैं कि यह किसके ऊपर बेस्ड है, पेवलोव के जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। तो ये किस पर आधारित है, पेवलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पे है। और जिसमें क्या बोला गया है कि इसमें संकेत मात्र से ही अधिगम को प्राप्त किया जा सकता है, कि ओनली सिग्नल के माध्यम से ही जब सिग्नल दिया जाएगा उसी टाइम क्या लर्निंग भी मिलती है। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर संकेत अधिगम का एग्जाम्पल देते हैं तो चौराहे पर लाल बत्ती को देख करके यातायात के वाहनों का रुक जाना। अब क्या है, जैसे ही सिग्नल दिया गया उसी उपरांत क्या होगा, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि गाड़ियां हैं वो रुक जाएगी लाल बत्ती को देख करके। और इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि प्रकार है दैट इज़ उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। अब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम को SR लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब उद्दीपक अनुक्रिया, S क्या मतलब है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस जिसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपक, और अनुक्रिया मतलब कि R जैसे मैंने बोला कि रिस्पॉन्स, अधिगम मतलब लर्निंग। अब SR शॉर्ट में बोला जाता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी उद्दीपक यानी कि किसी भी स्टिमुलस की स्थिति में, मतलब जब भी कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा उसकी प्रेजेंस में किसी भी अनुक्रिया का होना क्या है, संभव पाया जाता है। तो उस जो उद्दीपक की बात कर रहे हैं या हम स्टिमुलस की बात करते हैं उसकी अनुक्रिया अधिगम की ही परिस्थिति कहेंगे। और यह जो हम लोग अगर बात करते हैं कि लर्निंग का प्रकार है ये किस पर बेस्ड है, स्किनर के सिद्धांत पे, स्किनर के सिद्धांत पे। और स्किनर का सिद्धांत किस पे बेस्ड है, बिहेवियर के, यानी कि जैसे ही कोई स्टिमुलस दिया जाएगा उसी उपरांत क्या है, कोई भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड वन है श्रृंखला अधिगम, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला और इंग्लिश में कहते हैं चेन लर्निंग। जैसे मैंने बोला कि जो फर्स्ट 3 हैं वो इजी हमारे टाइप आते हैं लर्निंग के। अब श्रृंखला या चेन लर्निंग को क्या कहते हैं कि क्रमिक रूप में सीखना। अब नाम से ही हो रहा है कि चेन मतलब सीक्वेंस में लर्निंग करना, क्रमिक रूप से सीखना, जो भी उद्दीपन अनुक्रिया को एक क्रम में उपस्थित किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक तो वर्बल श्रृंखला हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है। और इसकी भी व्याख्या किसने की है, स्किनर ने इसकी व्याख्या की है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी बच्चा सीखेगा या व्यक्ति सीखेगा स्टिमुलस को कैसे किया जाएगा, हम लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर में लर्निंग को करवाएंगे। एंड इसके बाद में फोर्थ वन इज़ कि शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य को अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में तो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ये हमारा फोर्थ टाइप है लर्निंग का। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मेनली तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, भाषा सीखने के लिए इसको मेनली यूज़ में लाया जाता है। अब इसमें क्या बोला गया है कि सरल श्रृंखलाबद्ध सीखने के पश्चात
जब भी ज्ञान होता है उसको शाब्दिक रूप से प्रदान किया जाता है और किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक साहचर्य। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हम कोई भी अगर बच्चे को लर्निंग करवाएंगे तो जो भी हमने शब्दों को लिया है या भी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु का संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत हम लोग इसको लेके आते हैं। यानी कि जैसे कविता है या गीतों के माध्यम से बच्चे को सिखाना, तो ये हमारा किस में आ रहा है, शाब्दिक साहचर्य में आता है। जैसे अगर हमने बॉल किया तो अब बॉल अगर हमने बच्चे को दिखाई तो बच्चा उसके आगे साथ में अगर वो रेड कलर है तो वो क्या हो गया, रेड मतलब कि बॉल, बच्चे को दिखाई बॉल और रेड मतलब बॉल। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चे को कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग करवाई। और अगर हम लोग इसके भी बात करते हैं कि किसने इसकी व्याख्या की है तो डेविड आसुबेल ने इसकी, आसुबेल ने इसकी क्या है, व्याख्या की हुई है। एंड इसके बाद में आता है विभेद अधिगम। विभेद मतलब कि हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि बहुत से जो भी स्टिमुलस होते हैं उनमें से किसी एक स्टिमुलस का चुनाव करके उसके अनुसार ही अनुक्रिया करना। यानी कि जैसे रंगों की पहचान करना, मैंने स्टिमुलस में बच्चों को कलर्स दे दिया, अब मैंने उत्तेजक क्या दिया, उद्दीपक हम लोग बात करते हैं तो क्या दिए, कलर दे दिए, है ना। बच्चों को कलर्स दिखाया और उसमें से मैं बोल दूँगी कि रेड कलर को निकालो या फिर ग्रीन कलर को निकालो, तो वो क्या हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, विभेद कर रहा है, अंतर जान रहा है उसका। या मैंने अगर वर्णमाला लिया तो उसमें से भ है या व है या म है, उसमें से मैं बच्चे को बोलूँगी कौन सा वाला, जैसे मैंने बोला बच्चे को कि भ का है तो फ्लैश कार्ड उसको दिखाओ, तो बच्चा जो भी 3 फ्लैश कार्ड दिए थे भ व म का, उसमें से सही वाला चयन करके मुझे दें। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब कि संप्रत्यय हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है कि किसी भी वस्तु या घटना की व्याख्या करना। मतलब हमने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट है या कोई घटना है या कोई किसी भी वर्ग का है या गुण के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि शिक्षक है या किताब है या फिर छात्र है या बच्चा हम लोग कह सकते हैं, तो वो क्या है हमारे कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंतर्गत आता है। और इसको किसने दिया है, कैंडलर ने, कैंडलर। ऐसा कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम बच्चे का कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं क्लियर करते हैं। अब इसमें 6 के बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है टाइप, वो है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं रूल लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्रिंसिपल लर्निंग। अब इसमें क्या कहा गया है कि रूल लर्निंग में कि जब भी कोई भी लर्नर है, कोई नई चीज़ को सीखता है, तो उसको जो भी उस चीज़ को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए नियम होते हैं, उनको पहले सीखना पड़ता है। उनको सीखने के बाद में उसको क्या करना पड़ता है, नई सिचुएशन में, नई जगह पे उसको क्या है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे सिंपल सी चीज़ है कि हिंदी व्याकरण को पढ़ने के क्या है, उसके जो रूल्स हैं वो अलग है, इंग्लिश के अलग रूल्स हैं जब भी हम भाषा सीखते हैं। एंड इसी के अलावा अगर गणित की बात करते हैं तो उसके जो फार्मूलाज हैं या नियम हैं वो अलग है, तो उनको पढ़ करके उसको नई जगह पे इम्प्लीमेंट करना उनको सीखने के उपरांत। एंड नेक्स्ट वन है, दिस इज़ द हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग, कि इसमें जो टाइप है लर्निंग का, ये सबसे अंतिम टाइप है या सबसे ऊपर वाला हम लोग कह सकते हैं। कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फर्स्ट 3 जो है वो बहुत ही ईजीएस्ट सिंपल हमारे जो हम लोग कह सकते हैं कि टाइप आते हैं लर्निंग के, और जो हमारा लास्ट 1 आते हैं हमारे समस्या समाधान अधिगम है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि लेवल हो जाता है लर्निंग का। अब इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान लर्निंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग
अब इसमें 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय कर, यानी कि जो भी रूल्स रहते हैं, नियम रहते हैं, वो क्या होते हैं 2 या उससे अधिक होते हैं। और उन नियमों को क्या किया जाता है, समन्वय, मतलब उनको क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं समन्वय करके किसी नई समस्या के समाधान में क्या करते हैं, योग्यता को प्राप्त किया जाता है। अब जैसे समस्या समाधान में कि बच्चे को किसी भी नई सिचुएशन में जब भी उसने इन सिद्धांतों के माध्यम से लर्निंग को गेन कर लिया होता है, उसके उपरांत उसको सिचुएशन दी जाती है जहाँ पे वो सीखी हुई चीज़ों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और कोई भी उसको सिचुएशन दी जाती है जिसमें उसको समस्या का समाधान करना रहता है। तो ये मेनली 8 टाइप्स थे लर्निंग के जो हमने पढ़े। अब लर्निंग टाइप्स के बाद में अभी हम लोग जानेंगे कि अधिगम अंतरण के प्रकार, यानी कि अधिगम अंतरण का इंग्लिश में अगर मीनिंग हम देखते हैं तो लर्निंग ट्रांसफ़र के टाइप्स हम लोग देखेंगे। अभी इसमें क्या बोला गया है, लर्निंग टाइप्स जो ट्रांसफ़र टाइप्स हैं, इसमें कि पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल, यानी कि जो भी हमने पहले सीखे हैं ज्ञान या कौशल, या बाद में, अभी शिक्षा बाय मिस्टेक लिखा गया है, इसका मतलब है कि सीखे जाने वाले, कि चाहे हमने पहले सीखे हुए हैं कौशल है या फिर बाद में सीखे हैं, उन कौशलों का क्या है कि जो भी प्रभाव पड़ता है हमारे लर्निंग के ऊपर, उसके आधार पर 3 टाइप्स के जो हैं प्रकार दिए गए हैं अधिगम अंतरण के, यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र के, जिसमें फर्स्ट वन जो आता है हमारा, दैट इज़ सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण। अभी सकारात्मक को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव, या फिर और लिखा है ऑब्लिक कर सकते हैं या और लगा सकते हैं। धनात्मक भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र। सिंपल सी चीज़ है कि पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र जो फर्स्ट टाइप है हमारा, अब इसमें क्या बोला गया है कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण में एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है, यानी कि मैंने जो भी ज्ञान जो है वो पहले किसी भी सब्जेक्ट का लिया था, उसी का मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है, दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें भी ज्ञान हासिल करने में कहीं ना कहीं मुझे मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस व्यक्ति को हिंदी का ज्ञान है वो संस्कृत को भी सीखना चाहता है, यानी कि जैसे मुझे अगर हिंदी का लैंग्वेज मेरे को आती है तो मैं जब संस्कृत सीखना चाहती हूँ तो मुझे उसका जो संस्कृत सीखने में भी हिंदी ज्ञान की क्या होगी, कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, यानी कि उसका हिंदी का ज्ञान उसे संस्कृत सीखने में भी मदद करेगा। और यही क्या है हमारा पॉजिटिव लर्निंग हम लोग ट्रांसफ़र का टाइप मानते हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट है नकारात्मक अधिगम अंतरण, यानी कि नकारात्मक क्या है हमारा, कहीं ना कहीं नेगेटिव है, नेगेटिव लर्निंग, ऋणात्मक का भी नेगेटिव होता है, लर्निंग ट्रांसफ़र है। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि जब पहले हमने ज्ञान को हासिल कर लिया था या कौशल को हमने सीख लिया था, तो उसमें पहले प्राप्त किया गया ज्ञान या कौशल में नए ज्ञान का जब कौशल में बाधा उत्पन्न करे, तो इस प्रकार के हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहा जाता है। कि मैंने कोई पहले ज्ञान सीखा था और जब मैं नए किसी टास्क को सीखना चाहती हूँ तो वहाँ पे जो मेरा प्रीवियस सीखे हुआ जो मैंने कोई भी कौशल था या ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है नए किसी भी हम लोग कह सकते हैं कि स्किल को सीखने में। उदाहरण के लिए क्या बोला गया है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या है, संस्कृत भाषा का ज्ञान हमेशा जो क्या है गेन करने में या सीखने में कहीं ना कहीं क्या आती है, बाधा उत्पन्न होती है या विरोध का सामना करना पड़ता है। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो कहीं ना कहीं इजीली संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति सीख सकता है, तो वो पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश कहीं ना कहीं क्या संस्कृत भाषा से एकदम अलग है, तो जो जिसने इंग्लिश भाषा सीखी है उसको कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा क्या लगेगी, हार्ड लगेगी। तो वहाँ पे क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग ट्रांसफ़र करना क्या हो गया, कहीं ना कहीं नेगेटिव, उसका कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड वन कि शून्य अधिगम अंतरण। शून्य मतलब ज़ीरो, हम लोग कह सकते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग।
कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण में क्या है कि एक विषय का ज्ञान ना तो दूसरे विषय में सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा या फिर अवरोध की स्थिति को उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोला है कि क्रिकेट का खिलाड़ी बल्लेबाजी के बाद में गेंद फेंकने का कौशल सीखता है, पर बल्लेबाज के जो कौशल है उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यानी यहाँ पे जो लर्निंग के हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र जो होता है ना वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देयर आर सो मैनी ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर लर्निंग। हमारी जो अधिगम है उसको बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कारक है जो प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्या है, पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब होता है कि जो मैंने प्रीवियस लर्निंग की है, पहले ही मैंने किसी टास्क को सीखा है। अगर मैंने कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने पहले से ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है या उससे संबंधित लर्निंग की है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मैंने कोई टॉपिक को पहले पढ़ लिया है और बाद में टीचर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा या मैं फिर कहीं ना कहीं पहले से ही प्रिपेयर होंगी तो बहुत अच्छे से मैं क्या है टीचर के सामने अपना इम्प्रेशन भी जमा सकती हूँ। पूर्व अधिगम के बाद में है कि विषय वस्तु का स्वरूप। तो विषय वस्तु का जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो भी हमारे कहीं ना कहीं क्या है इम्पेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। एंड थर्ड वन है शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य। मतलब हमारे फिज़िकल तौर से हम हेल्दी है कि नहीं है, हमारे मेंटल हम लोग हमारे स्टेट हम लोग कह सकते हैं कि स्थिति कैसी है, सही है कि नहीं है। कई बार हम लोग बीमार होते हैं तो उस स्थिति में जब हम पढ़ना चाहें तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम कोई भी नई चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। और इसी तरह से अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं कि टेंशन में जब बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उस स्थिति में भी हमें लर्निंग को करना कहीं ना कहीं क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हम हेल्दी हैं, हम लोग मानसिक तौर से भी स्वस्थ है, खुश है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इजीली सीख सकते हैं। तो इस तरह से अधिगम को हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। एंड नेक्स्ट है अधिगम सीखने की इच्छा। अब सीखने की इच्छा को हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करते हैं कि आप कितना रेडी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। यदि आप चीज़ों को सीखने के लिए पॉजिटिव है, आप सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन कहीं जब आपकी इच्छा ही नहीं होती है सीखने की, ज़बरदस्ती आपको चीज़ों को थोपा जाता है या सिखाने की कोशिश की जाती है, तो रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो। एंड सीखने की विधि, जो भी आपको ट्यूटर है, कोई भी आपको टीचर जब पढ़ा रहा है, उसका मेथड कैसा है पढ़ाने का, या आपके पढ़ने का तरीका कैसा है, सीखने की आपकी विधि कैसी है, वो भी बहुत मैटर करती है। अगर टीचर बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा है, बहुत सारी इजी टेक्निक्स को या मेथड्स को यूज़ में ला रहा है, तो इजीली कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख जाता है और लर्निंग कहीं ना कहीं क्या पॉजिटिव वे में उसके इम्पैक्ट होती है। और वहीं अगर पढ़ाने का तरीका या सीखने का तरीका हमारा सही नहीं है तो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को बोलते हैं हम मोटिवेशन, कि आप कितने मोटिवेटेड हैं चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई की बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर कोई स्टूडेंट ये मान के चलता है कि मैं पढ़ूंगी और उसके बाद में टारगेट को कहीं ना कहीं क्या एक सेट कर लेता है कि मैं जब इस लेवल की पढ़ाई करूँगी या मैं चीज़ों को सीखूँगी तो मैं कहीं जो भी उसने डिसाइड किया है कि मैं ये गोल को अपने क्या अचीव करूँगी और मैं जॉब लगूँगी, तो एक टारगेट जब सेट रहता है, मोटिवेशन रहता है कि मुझे पढ़ाई का बेनिफिट होगा, मैं अच्छी पोस्ट पे लगूँगी या अच्छा अर्निंग का सोर्स को मैं कहीं ना कहीं पैदा कर सकती हूँ, तो उससे क्या होगा, लर्निंग कहीं ना कहीं क्या होती है, आपकी इम्पैक्ट होती है और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में बच्चा सीख सकता है और कहीं ना कहीं बेटर लर्निंग हो सकती है। अगर मोटिवेटेड नहीं होगा बच्चा, प्रेरित नहीं होगा, तो वो लर्निंग भी उसकी क्या रहती है, वो लिमिटेड ही रहती है। एंड नेक्स्ट है थकान। थकान हम लोग बात करते हैं कि जब भी आपका हेक्टिक भरा स्केड्यूल है, कोई आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर आपने पढ़ाई करने का भी आपने सोचा कि आप फर्दर स्टडी करोगे, आप बहुत जगह पे एंगेज हो, तो उस स्थिति में भी क्या आप थका हुआ फील करोगे, तो आप अपना 100% जो है वो अपनी पढ़ाई में नहीं दे सकते हैं या आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं चीज़ों की। तो थकान भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है। एंड वंशानुक्रम, वंशानुक्रम को कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी
मतलब कि अब फैमिली में हम देखते हैं कि कई ऐसे रहते हैं फैमिली मेम्बर्स जो जीनियस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी बच्चा उनके घर में आता है तो वो भी क्या होता है, जीनियस ही होता है। तो कई परिवारों में पूरे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हैं, बहुत ही हाईली इंटेलेक्ट होते हैं, तो ऐसे लोग क्या है ज़्यादा लर्निंग कर पाते हैं। और कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे एवरेज कैटेगरी के होते हैं या फिर इतने ज़्यादा हाईली इंटेलेक्ट नहीं होते हैं, तो लर्निंग कहीं ना कहीं वैसे भी इम्पेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट है 10th की, हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं, तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है हमारे लर्निंग के ऊपर। तो दीज आर द मेनली 10 टाइप्स ऑफ लर्निंग फैक्टर्स जो कि हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सो अभी आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लर्निंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है, एंड थर्ड हमने पढ़ा कि लर्निंग ट्रांसफ़र के में जो 3 टाइप्स है उसको पढ़ा, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग्स उसको पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को जितनी भी मैंने चीज़ें बताई वो आपको टॉपिक में क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़